नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की कार्यपालिका। और इससे पहले हम लोग संघ की कार्यपालिका को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघ की कार्यपालिका हो या राज्य की कार्यपालिका हो, दोनों में काफ़ी हद तक क्या है, समानता है। अगर आप लोगों ने संघ की कार्यपालिका को बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो राज्य की कार्यपालिका को समझने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो देखिए, अगर भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था चलती है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकारों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। जहां केंद्र स्तर पर राज्य का जो सर्वोच्च मुखिया होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति, जिसे हम नाम मात्र का मुखिया भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें वास्तविक शक्तियां निहित नहीं होती। और जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है या सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही राज्य में भी नाम मात्र का, या ये कह सकते हैं कि राज्य का या प्रांत का जो सर्वोच्च मुखिया होगा वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। तो कार्यपालिका का मीन्स ये होता है कि कार्यपालिका में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी शासन में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका होती है। यानी कि एक ऐसी संस्था जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती है वो कार्यपालिका कहलाती है। और राज्य की अगर हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अंग आता है इसमें हमारा क्या, राज्यपाल, गवर्नर। इसके बाद में जिस तरीके से केंद्र के लेवल पर राज्य का मुखिया कौन था, राष्ट्रपति था, उसी तरह प्रांत के लेवल पर, राज्य के लेवल पर कौन होगा, राज्यपाल होगा। दूसरी बात, यहां वहां पर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, लेकिन यहां उपराज्यपाल पद का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी कि या तो राज्यपाल होगा या उपराज्यपाल होगा, एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। उसके बाद में आता था हमारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की भूमिका के रूप में राज्य में कौन कार्य करता है, मुख्यमंत्री काम करता है, चीफ मिनिस्टर। और एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। और जिस तरीके से संघीय स्तर पर सरकार को सलाह देने के लिए महान्यायवादी था, कौन सी सलाह, कानूनी विषयों पर सलाह देने के लिए महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया था। इसी तरह राज्यों में भी महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है कि ये राज्य सरकार को राज्य स्तर पर क्या करेगा, कानूनी विषयों पे सलाह देगा, कानूनी मामलों में सलाह देगा। तो अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है संविधान में। तो बात अब ये आती है कि अनुच्छेद 153 से 167 संविधान के किस भाग में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन करते हैं। तो अगर भाग आपसे पूछा जाए तो यहाँ भाग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कि भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान संविधान में किया गया है। और राज्य की कार्यपालिका के जो अंग होते हैं हमारे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इनसे मिलकर के क्या बनती है, आपकी पूरे राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। और ये जितने भी अंग हैं, ये चारों अंग मिलकर के क्या करते हैं, उस राज्य के स्तर पर शासन का या संचालन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, तो जो राज्यपाल पद का, अब इनका एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं कि सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, या राज्यपाल पद का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 153। दूसरी बात आती है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में, सॉरी 164।
इसके बाद में एक आर्टिकल बचा हमारा अनुच्छेद 165, और अनुच्छेद 165 में क्या होता है, महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सीधे तौर पर कई बार सवाल यहां से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए राज्यपाल पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है। तो राज्यपाल यहां का क्या हो जाएगा, नाम मात्र का मुखिया हो जाएगा। राज्य का प्रथम नागरिक भी हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रमुख नागरिक होता है। और मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री क्या होंगे यहां पर, ये मुख्यमंत्री क्या हो जाएगा, ये वास्तविक मुखिया हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वास्तविक प्रधान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं, मुख्यमंत्री में निहित हैं। और अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित, 154 सॉरी, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। दूसरा है कि राज्यपाल ही क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा जो मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो क्या रहेगा, राज्यपाल से संबंधित रहेगा। और आज हम इसमें राज्यपाल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी संविधान में अनुच्छेद दे रखे हैं उनके प्रावधानों की चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की किस बात से संबंधित है। ठीक है, चलिए। तो राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, गवर्नर बोला जाता है। तो पहला टॉपिक अपना क्या हो जाएगा यहां पर, राज्यपाल, और राज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नर। तो देखिए मैं यहां कुछ आर्टिकल्स की चर्चा कर रहा हूं, और आज हम इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है, संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके पद का, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी शपथ का क्या प्रावधान है, कार्यकाल कितना होता है, इसके शक्तियां और कार्य क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ एक एक आर्टिकल्स की यहाँ चर्चा करूंगा। एक आर्टिकल्स आता है अपना अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 के तहत क्या किया गया है, पद का प्रावधान किया गया है, किसके, राज्यपाल के पद का। ठीक है, मैं यहाँ उसी तरीके से लिख देता हूं कि राज्यपाल पद का प्रावधान, कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और इसी के अंतर्गत एक बात और निहित है कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी स्टेट का राज्यपाल है तो क्या उस व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, इस पर कोई संदेह नहीं है, और संविधान में इस बात का प्रावधान किया भी गया है। इसके बाद में अगला आर्टिकल आता है 154, अनुच्छेद 154, और अनुच्छेद 154 ये प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। अर्थात क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि राज्य के शासन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसके बाद में अगला जो आर्टिकल आता है हमारा, आर्टिकल आता है 158 का सब क्लॉज 4, जो सीधे तौर पर राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 158 का सब क्लॉज 4। तो इसमें राज्यपाल की परिलब्धियां दे रखी हैं, उसके वेतन भत्ते दे रखे हैं, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है,
इसके बाद अगला आर्टिकल आता है 160। अनुच्छेद 160 में ये प्रावधान है कि अगर राज्य में कोई आकस्मिक परिस्थिति आ जाए तो उस परिस्थिति में राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे। तो आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य किसमें है, 160 में है। दूसरी बात आती है अनुच्छेद 161 की। तो अनुच्छेद 161, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है और इसकी क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से अलग हैं। इसको केवल निलंबन का, परिहार का और लघुकरण का अधिकार है। किसका? निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसको क्षमा का अधिकार नहीं है कि ये किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर दे पूरी तरह, जिस तरह राष्ट्रपति करता है। इसके बाद में एक आर्टिकल और आता है अपना अनुच्छेद 163। कौन सा है? अनुच्छेद 163। तो अनुच्छेद 163 में इसको जो प्रावधान किया गया है वो ये किया गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद किसको सलाह देगी? राज्यपाल को। तो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह देना। इसके बाद में अगला आर्टिकल आएगा अपना अनुच्छेद 200। और अनुच्छेद 200 में क्या किया हुआ है कि राज्यपाल की वीटो पावर के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? वीटो पावर। निषेधाधिकार शक्ति क्या होगी राज्यपाल की, किसके संबंध में? अपने विधेयकों के संबंध में। कि अगर राज्य का विधानमंडल कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजता है, देखिए संसद के लेवल पर क्या देखा था हमने कि लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई बिल पास होकर के कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला तो ये है कि वो उस बिल पर अपनी स्वीकृति दे दे। दूसरा ये है कि वो उस बिल को अपने पास सुरक्षित रख ले। और तीसरा ये था कि उस बिल को पुनर्विचार के लिए विधायिका के पास लौटा दे। लेकिन अगर पुनर्विचार करने के बाद में विधायिका उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस पर स्वीकृति देगा। लेकिन अगर उसने किसी बिल को सुरक्षित रख लिया है और उस पर ना तो अपनी सहमति जताई है और ना ही अपनी असहमति जताई है, तो वो उसकी वीटो पावर हो जाती है। और वीटो पावर को भी हमने कई उस तरीके से देखा था। एक तो था आपका आत्यंतिक वीटो, एक था विशेषित वीटो, एक था पॉकेट वीटो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वीटो पावर थी राष्ट्रपति की। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल की जो वीटो पावर होगी, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि अगर विधायिका इसको क्या भेजती है, कोई विधेयक भेजती है, तो ये उस पर स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, सुरक्षित रख सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। कि राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको भेजेगा और राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी निर्णय देंगे। इसके बाद में आर्टिकल आता है आपका 201, जो आर्टिकल 200 से ही रिलेटेड है। अगर हम दोनों को एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तब ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मेरा यहाँ इन अनुच्छेदों को बताने का यहाँ उद्देश्य इतना है कि एक बार राज्यपाल से संबंधित आपके ये आर्टिकल समझ में आ जाएं कि कौन कौन से आर्टिकल्स राज्यपाल को क्या शक्तियाँ देते हैं, इसके पद का क्या प्रावधान करते हैं। ठीक है, कौन सी शक्तियाँ इसको किस अनुच्छेद के तहत मिली हैं, क्या कार्य इसको किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं। तो अनुच्छेद 200 और 201 आपस में जुड़े हुए हैं कि जब अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को, किसी बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखता है या विचार के लिए रखता है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ
किसके? राष्ट्रपति के विचार के लिए, या इसको आसान भाषा में लिख लीजिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, यानी कि उस पर राष्ट्रपति को क्या अधिकार है। राष्ट्रपति क्या करेगा? अब देखिए, राष्ट्रपति के पास राज्यपाल ने भेज दिया कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत। अब 201 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा राज्य विधानमंडल के विधेयक के बारे में, कि या तो वो उस विधेयक को स्वीकृति दे देगा या सुरक्षित रख लेगा या पुनर्विचार के लिए भेज देगा। तो देखिए, स्वीकृति दे देगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। सुरक्षित रख लेगा, ये इसकी वीटो पावर हो जाएगी। और पुनर्विचार के लिए अगर इसने वापस लौटाया है तो राज्य विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करके क्या करेगा? वापस भेजेगा राष्ट्रपति के पास। अब इस पुनर्विचार वाले मामले में आपको एक बात याद रखनी है कि जब संसद राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजती है और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है, तब क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति देनी होगी, इसके लिए उसकी बाध्यता है। लेकिन अगर राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक भेजता है, राज्यपाल ने उसको कोई विधेयक भेजा और उस विधेयक के बाद में राष्ट्रपति ने उसको फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के बाद में जब किसी विधेयक को विधानमंडल के पास भेजेगा तो अब ये जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि ये उसको स्वीकृति दे ही दे। यानी कि संसद के मामले में तो ये बाध्यता है कि अगर पुनर्विचार के बाद में संसद ने भेजा है तो उस पर सहमति देगा। लेकिन राज्य विधानमंडल के मामले में यह है कि अगर विधानमंडल ने दोबारा पुनर्विचार करने के बाद में भेजा है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे, उसको सुरक्षित रख सकता है, स्वीकृति दे सकता है, फिर से भेज सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद एक और आर्टिकल आता है अपना, अनुच्छेद 213। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 213। अब देखिए, जिस तरीके से अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, 1, 2, 3, बस इसमें क्या किया गया है, जो एक पहले आगे था इसको पीछे रख दिया गया है। राष्ट्रपति का कितना था? 123 था। तो राष्ट्रपति 123 के तहत क्या करता था? अध्यादेश जारी करता था। आप 2 को बस आगे ले आइए, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाएगी। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की क्या होगी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। अब इसके बाद में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 233। तो अनुच्छेद 233 में राज्यपाल क्या करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 233 देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि जो जिला न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, उन सेशन कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 233 के तहत। और राज्यपाल उन जजों की नियुक्ति करने के लिए क्या करेगा? उच्च न्यायालय के, यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय से, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा कि किस व्यक्ति को वहां का जज बनाया जाए। तो यह लिख सकते हैं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ठीक है। और एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 361 का सब क्लॉज 2। मैं इसको यहां नीचे सेट कर देता हूं। अनुच्छेद 361 का सब क्लॉज 2। तो देखिए, अनुच्छेद 361 के सब क्लॉज 2 में यह कहा गया है कि राज्यपाल की पदावधि के दौरान, यानी कि जब तक राज्यपाल अपने पद पर है, उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में दांडिक कार्यवाही। अब आपको इस आर्टिकल को जोड़ के देखना है अनुच्छेद 14 से, मूल अधिकारों में कैसे जोड़ना है। देखिए अनुच्छेद 14 में मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात करता है कि विधि के समक्ष सारे लोग क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन उसके कुछ अपवाद थे और उन अपवादों में एक अपवाद ये था कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, पद पर रहते हुए पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये अनुच्छेद 14 का क्या था, अपवाद था। तो राज्यपाल से संबंधित ये कुछ आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स को आप बेहतरीन तरीके से एक बार देख लेना, जिससे राज्यपाल वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर अनुच्छेद 53 आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल के पद से संबंधित है। अगर राज्यपाल के पद का प्रावधान अनुच्छेद 153 में किया गया है। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 158 में इसकी वेतन भत्ते और इसकी परिलब्धियों की बात कही गई है। अनुच्छेद 160 में बताया गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कौन कौन से काम होंगे। अनुच्छेद 161 में बताई गई है कि राज्यपाल की क्षमा शक्तियाँ क्या होंगी। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 163 आता है और अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगी, या ये कह सकते हैं कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 भी इसी से संबंधित है, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अलग से पढ़ेंगे तब उसको विस्तार से समझेंगे। अनुच्छेद 164 इसलिए संबंधित है क्योंकि अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 200, तो अनुच्छेद 200 भी सीधे तौर पर इससे संबंधित है कि इसकी वीटो पावर्स क्या क्या है। और अनुच्छेद 201 और 201 दोनों एक दूसरे से लिंकेज हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक के ऊपर हैं, उनके ऊपर इनकी क्या पावर्स होंगी। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है। और 361 के सब क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। हो सकता है कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आई होगी आप लोगों को और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था वो। और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है राज्यपाल के पद का, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, इसका वेतन भत्ता क्या होगा, इसका कार्यकाल क्या होगा, इसकी शक्ति और कार्य क्या होंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।